नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल। अस्पतालों में इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद। डॉक्टरों और अस्पतालों की सुरक्षा के लिए आईएमए ने रखी 5 मांगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। जलवायु परिवर्तन समेत विश्व के सामने मौजूद जटिल चुनौतियों पर होगी चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में संगठनात्मक चुनाव और विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने के ऊपर टहलने से रोकने के मामले में आज होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी जिला अदालत करेगी सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर की बात। पश्चिमी एशिया में तनाव कम करने को कहा। बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर की चर्चा। गजा युद्ध विराम की नई शर्तों को हमास ने किया खारिज। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजरायल का करेंगे दौरा। युद्ध विराम बंधकों की रिहाई के लिए बनाएंगे दबाव। और पेरिस में होने वाले पैरालंपिक 2024 के लिए 84 खिलाड़ियों का भारतीय दल रवाना। 28 अगस्त से होगी पैरालंपिक की शुरुआत। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले को लेकर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने आह्वान पर देश भर में आज सुबह 6 बजे से अगले 24 घंटे के लिए डॉक्टर हड़ताल पर हैं और अस्पतालों में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रहेंगी। आईएमए ने कहा कि हड़ताल के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और आपातकालीन वार्ड में भी चिकित्सकीय कामकाज जारी रहेगा, लेकिन बाहरी रोग विभाग ओपीडी में सेवाएं बंद रहेंगी और चुनिंदा सर्जरी नहीं की जाएगी। डॉक्टरों अस्पतालों की सुरक्षा के लिए आईएमए ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी हैं। भारत आज तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की वर्चुअल प्रारूप में मेजबानी करेगा। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय है सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। विदेश मंत्रालय के अनुसार शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी ग्लोबल साउथ देशों को आमंत्रित किया गया है। ये सम्मेलन पिछले शिखर सम्मेलनों में दुनिया को प्रभावित करने वाली कई जटिल चुनौतियों जैसे संघर्ष, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा संकट और जलवायु परिवर्तन पर हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देश क्षेत्र के लिए चुनौतियों, प्राथमिकताओं और समाधानों, खासकर विकास के क्षेत्रों पर विचार विमर्श जारी रखेंगे। उद्घाटन सत्र राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों के स्तर पर होगा। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन के प्रभारी महासचिव और अन्य नेता भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी पदाधिकारियों की ये बैठक अहम मानी जा रही है। इससे पहले कल देर शाम बीजेपी महासचिवों की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 1 सितंबर से पार्टी का सदस्यता अभियान चलाने का फैसला लिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में अक्षरा विद्यालय परिसर और कौशल विकास केंद्र, स्वर्ण भारत ट्रस्ट और मोप्पा वर्पू फाउंडेशन का दौरा करेंगे। इसके बाद वे वेंकटचलम में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के 23वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
और शहरी इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा के लिए बनाने के लिए शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने 5 अहम फैसले लिए। कैबिनेट के इस फैसले का उद्देश्य आम आदमी के लिए ईज ऑफ लिविंग को आसान बनाने के साथ ही शहरों की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। कैबिनेट के फैसलों को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीपीटी के जरिए मीडिया से साझा किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और इसमें कुछ फैसले भी लिए गए थे। ख़ासतौर से अगर हम कैबिनेट के फैसलों की बात करें तो आपको बताते चलें कि शहरी इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा के लिए किस तरह से ईज ऑफ लिविंग को आसान बनाने के साथ ही शहरों की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क को विस्तार देने के लिए कैबिनेट ने 31 स्टेशनों के साथ 44.65 किलोमीटर के लिए बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के तीसरे चरण के 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। चरण 3 परियोजना की कुल लागत 15,611 करोड़ रुपए है, जिसे 2029 तक चालू किया जाएगा। कॉरिडोर 1 जेपी नगर से कैंपापुरा तक होगा, जिसमें 21 स्टेशन होंगे, जबकि कॉरिडोर 2 कदबागेरे से लेकर होसाहल्ली तक बनेगा, जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन होंगे। चरण 3 के शुरू हो जाने के बाद बेंगलुरु शहर में 220 किलोमीटर से अधिक का मेट्रो रेल नेटवर्क आने वाले समय में नजर आएगा। बैंगलोर मेट्रो का फेज 3 सैंक्शन हुआ है 15,600 करोड़ रुपीस में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिडिल क्लास पे हमेशा ध्यान दिया है और मिडिल क्लास के लिए मेट्रो एक बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल और सेफ ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है। ओवरऑल बैंगलोर के लिए दिस थर्ड फेज मेट्रो विल प्रोवाइड अ वेरी सीमलेस कनेक्टिविटी। कैबिनेट ने ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी है। 2029 तक चालू होने वाली इस परियोजना की कुल लागत 12,200 करोड़ रुपए है। रिंग कॉरिडोर की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जो कि 26 किलोमीटर ऊंचाई पर और 3 किलोमीटर भूमिगत होगा। इसमें 22 स्टेशन बनाए जाएंगे। ये कॉरिडोर नौपाड़ा, वागले स्टेट, डोंगरीपाड़ा, हीरानंदानी स्टेट, कोलशेत, साकेत आदि प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगा। ठाणे महाराष्ट्र का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज है और ठाणे के आसपास का कंप्लीट एरिया एक बड़े इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल हब की तरह डेवलप हो रहा है। इसमें ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,260 करोड़ रुपीस, 12,200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अप्रूव किया है। और इसको जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉइंट वेंचर कंपनी है महा मेट्रो, वो इसको एग्जीक्यूट करेगी। कैबिनेट ने पुणे मेट्रो चरण 1 परियोजना के स्वारगेट से कटरास तक दक्षिण की ओर 5.46 किलोमीटर विस्तार को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 2,954.53 करोड़ रुपए होगी और इसका परिचालन 2029 तक शुरू हो जाएगा। पुणे आज अगर हम देखें 75 लाख पॉपुलेशन का है और पुणे का जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है वो देश के टॉप 5 बड़े मेट्रोपॉलिटन रीजन्स में आज शामिल है। इसीलिए पुणे में मेट्रो ईस्ट और वेस्ट लाइन 1, 2 एंड 3 इन तीनों को मिला देने से टोटल आज ऑपरेशनल लेंथ 30 किलोमीटर्स के आसपास है। स्वारगेट से कात्रज में एक्सटेंशन होगा, 5.4 किलोमीटर्स लेंथ होगी और 3 नए स्टेशन इससे जुड़ेंगे। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 2 और नए सिविल एनक्लेव हवाई अड्डों को भी मंजूरी दी है। इसमें पश्चिम बंगाल के बागडोगरा और बिहार का बिहटा शामिल है। वेस्ट बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहटा, ये 2 नए एयरपोर्ट्स का अप्रूवल हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बिहार, इन सब की कनेक्टिविटी के लिए बागडोगरा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,549 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से सिविल एविएशन कॉम्प्लेक्स वहां पे बनेगा। पटना एयरपोर्ट की बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही है, डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसीलिए करीब 28 किलोमीटर दूर में बिहता है, विच इज एन ऑपरेशनल डिफेंस एयरपोर्ट। उसको
1413 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डेवलप करके एक नया अच्छा सिविलियन एयरपोर्ट यहाँ पर बेहता में डेवलप होगा। इन हवाई अड्डों के बनने के बाद उत्तर पूर्व और पूर्व में यात्रियों को हवाई सुविधा में बढ़ोतरी होगी। विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी की जिला अदालत आज ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने के ऊपर मुस्लिम समाज के लोगों के टहलने पर रोक लगाने के मामले में आज सुनवाई करेगी। इस मामले में राखी सिंह समेत विश्वनाथ मंदिर न्यास ने मंदिर के सुपुर्द की गई व्यास जी के तहखाने की जर्जर छत की मरम्मत कराने की मांग की है। इस पर पिछले दिनों मंदिर ने अपना जवाब भी दाखिल किया है। इसके अलावा जिला जज न्यायालय में 7 अलग अलग एकीकृत किए गए मुकदमों की तारीख में आज निश्चित हो सकती है। इस मामले पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। इसके अतिरिक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से दाखिल की गई रिपोर्ट में परिसर में और भी तहखानों के होने की बात कही जाने की बात अन्य तहखानों के भी वैज्ञानिक सर्वे किए जाने की मांग की गई है। दिन ब दिन बढ़ते साइबर अपराध चिंता का विषय बन रहे हैं। आज अधिकतर कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं, परंतु ऑनलाइन की वर्चुअल दुनिया बिल्कुल अलग है। इसे लेकर चूंकि हमें शिक्षित नहीं किया जाता, तो हम इससे जुड़े सावधानी के उपायों से अवगत नहीं होते। इसलिए अपराधी ऑनलाइन फ्रॉड के लिए नए तरीके अपनाकर आम लोगों को लूट रहे हैं। सरकारी आंकड़े इस समस्या की गंभीर तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अनुसार वर्ष 2023 में ही 11,28,000 से अधिक साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज किए गए। देखिए, यदि हम पिछले 5 साल का डेटा देखें तो हर साल 150 से 200% साइबर क्राइम कंप्लेंट्स में बढ़ोतरी हुई है। जो I4C का ऑफिशियल रिपोर्टिंग पोर्टल है, आज की डेट में उसमें हर दिन 7 से 8,000 कंप्लेंट आती है। यदि हम देखेंगे महीने की 2-2.5 लाख कंप्लेंट है, साल की करीब 25 से 30 लाख कंप्लेंट्स हैं। अब यदि इसको पैसे में कन्वर्ट किया जाए तो एवरेज जो लॉस है वो 50,000 से 1 लाख का है, क्योंकि जो कंप्लेंट आती हैं वो 5-10 हज़ार वाली ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि लोग करते नहीं कंप्लेंट। तो जो मेरा एक्सट्रापोलेशन कहता है कि करीब 1 लाख करोड़ का साल का नुकसान है भारत को सीधे सीधे साइबर क्राइम। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, सरकार भी नीतिगत स्तर पर कदम उठा रही है, लेकिन साइबर अपराध के खिलाफ एक हथियार जो सबसे कारगर हो सकता है वो है जन जागरूकता। इसीलिए डीडी न्यूज आज 17 अगस्त से आपके लिए शुरू कर रहा है एक विशेष श्रृंखला साइबर अलर्ट। इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में आज बात होगी डिजिटल अरेस्ट की। क्या है डिजिटल अरेस्ट, कैसे बचे इससे, जानिए आज रात 9 बजे। साइबर अपराध के खिलाफ ये है डीडी न्यूज का हल्ला बोल। एक शब्द जो लगातार सुनने को आ रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट। घबराहट का माहौल क्रिएट करने के लिए वो बताते हैं कि आप एक्यूज्ड हैं और आपको जेल जाना पड़ेगा। साइबर की दुनिया में बैठे लुटेरों ने अब आपके घर में ही कैद कर लूटने का खेल शुरू कर दिया है। जो क्राइम आपके संग अभी हो रहा है उससे पहले क्राइम ऑलरेडी हो चुका है, जिसके बारे में आपको अंदाजा ही नहीं। रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट। तो आज से हर शनिवार रात 9 बजे जुड़िए डीडी न्यूज के साथ, ताकि आप भी बन सकें साइबर अलर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे। रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत, हमको ज्ञात है। फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है। विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है। इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम, उसका कर्ज चुकाना है। हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिट
नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको। सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से। गर्जन भारत माँ का हो, जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना, वीरो हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने की 18 तारीख से 3 चरणों में मतदान होंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद स्थानीय लोगों ने खुशी व्यक्त की और चुनाव आयोग का आभार जताया। लोगों का कहना है कि अब लंबे समय के बाद यहां उनकी चुनी हुई सरकार होगी, साथ ही विकास को और गति मिलेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों में तो काफी देर से उत्सुकता थी कि जम्मू कश्मीर में जो है वो विधानसभा चुनाव होने चाहिए थे, और हमें खुशी भी बहुत है कि 1 महीने के अंदर अंदर विधानसभा के चुनाव जो इलेक्शन कमीशन ने घोषित किए हैं, ये चुनाव का महापर्व जो 10 साल के बाद आया है। 2014 में चुनाव हुए थे और अब 2024 में जाके चुनाव हो रहे हैं। तो मैं लोगों से यही अपेक्षा करता हूं कि वो अच्छे उम्मीदवार चुने जो जनता का भला करें, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। यहाँ पे पिछले 10 साल से कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी और लोगों में एक जन आक्रोश था। तो मैं इलेक्शन कमीशन का दिल की गहराई से अभिवादन करता हूं और यूथ से सभी से अपील करता हूं इस पर बढ़ चढ़कर इस इलेक्शन में हिस्सा लें। मैं तो इसका बहुत ही पहले तो वेलकम करता हूं, और पूरी जनता जो है बड़ी देर से, मैं कहूँगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका इंतजार था, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी प्रोसेस करके कश्मीर में जाके, जम्मू के जाके ये बहुत बड़ी जो है घोषणा ये की है। तो इसके लिए मैं इलेक्शन कमिश्नर का शुक्रिया अदा करता हूं। और अपने कंटेंट को और बेहतर बनाने व अधिक लोगों तक इसकी पहुंच को और व्यापक बनाने के लिए प्रसार भारती और संसद टीवी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत दोनों संस्थाएं कार्यक्रम निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक दूसरे के संसाधनों को आपस में साझा करेंगी। संसद टीवी और प्रसार भारती अपने कार्यक्रमों और आर्काइव फुटेज भी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। सार्वजनिक प्रसारकर्ता प्रसार भारती और संसद टीवी के बीच अहम समझौता हुआ है। दोनों संस्थानों के बीच शुक्रवार को MOU पर दस्तखत किए गए। प्रसार भारती और संसद टीवी अब एक दूसरे के एक्सक्लूसिव कंटेंट और कवरेज को साझा कर सकेंगे। संसद टीवी के CEO रजित पुन्हानी और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी की मौजूदगी में MOU पर दस्तखत किए गए। इस MOU का एक बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा ये भी है कि इसका हम लोग मॉनिटरिंग एवरी 2 to 3 मंथ्स करेंगे और ये देखेंगे कि कितना हम लोग और कोलैबोरेट कर सकते हैं। प्रसार भारती का एक OTT प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है, उसमें संसद टीवी का भी भागीदारी रहेगा। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन, training of personnel, collaboration in various other sharing of feeds and broadcasting, ये भी इसका मुख्य पोर्शंस है। अब आने वाले दिनों में प्रसार भारती संसद टीवी के प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग भी देगा। इसके साथ ही तकनीक की साझेदारी भी की जाएगी। प्रसार भारती भविष्य में अपने OTT प्लेटफॉर्म पर भी संसद टीवी चैनल को जगह देगा। दोनों संस्थान एक दूसरे के आर्काइव फुटेज को भी साझा कर सकेंगे।
संसद टीवी अब प्रसार भारती की पीबी शब्द सेवा का भी लाभ उठा सकेगा। हम अपने जो भी कार्यक्रम हैं वो आपस में शेयर करेंगे। जो हमारे पास आर्काइव्स और दूसरे फुटेज हैं एक दूसरे के, वो हम एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। सेट टॉप बॉक्स के, हमारे OTT के, डिजिटल वाले हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे संसद टीवी जो है प्रसारित होगा। और साथ ही साथ हमारी जो ट्रेनिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट है, उसकी फैसिलिटीज़ का भी उपयोग संसद टीवी के जो कर्मचारी हैं उनको भी समय समय पर प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा। दोनों ही संस्थाओं को इससे आने वाले दिनों में काफ़ी लाभ होगा। गौरतलब है कि सार्वजनिक प्रसारणकर्ता दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के जरिए देश भर में खबरें और मनोरंजन के कार्यक्रमों का प्रसारण करता है और इसकी देश के दूर दराज के इलाकों तक में घर घर तक पहुंच है। संसद टीवी और प्रसार भारती के बीच MOU पर हस्ताक्षर के दौरान दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद, DD न्यूज़ की महानिदेशक प्रिया कुमार सहित प्रसार भारती और संसद टीवी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज़, दिल्ली। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम नए सिरे से जारी करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट रद्द कर दी। बेसिक शिक्षा विभाग को 3 माह के अंदर नई सूची जारी करनी होगी। नई सूची बनाने से पहले 4 साल से जो शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे थे वो बेरोजगार हो जाएंगे। अब गुजरात स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में इंटरपोल के अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि अब NFSU को इंटरपोल के ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क के सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। इससे क्षेत्रीय और वैश्विक पुलिस क्षमता बढ़ाने के साथ साथ दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क का नेतृत्व इंटरपोल के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा किया जाता है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण के लिए वैश्विक दृष्टिकोण की ओर बढ़ना है। NFSU की इस उपलब्धि पर हमारी संवाददाता मेघना देव ने NFSU के कुलपति डॉक्टर JS व्यास से खास बातचीत की। हमारे साथ पद्मश्री और NFSU के कुलपति डॉक्टर JM व्यास जुड़ रहे हैं। इंटरपोल को किस तरीके से हेल्प कर पाएगा NFSU? जी, बहुत गर्व की बात है भारत देश के लिए कि NFSU का इंटरपोल ने चयन किया है। उनका एक ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क है, तो 15 इंस्टीट्यूट पूरे वर्ल्ड में है जिनके साथ इन्होंने ये नेटवर्क बनाया है। उसमें फॉरेंसिक कैपेबिलिटी में जो आज पूरे विश्व में हम लोग हैं, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इस प्रकार की कैपेबिलिटीज़ वाली कोई संस्था नहीं थी। तो एक बार ऐसा हुआ लास्ट ईयर के डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मीट जो इंटरपोल एवरी ईयर करता है, तो हमको रिक्वेस्ट किया कि आपकी ये विश्व की एकमात्र यूनिवर्सिटी है, तो हम लोग आपके यहाँ कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी है डिजिटल फॉरेंसिक का। तो हमने हाँ बोला, इंटरपोल पूरा आया, उनके सब मेंबर कंट्रीज़ के डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी आए, उन्होंने ये फैसिलिटी देखी, तब उन्होंने तय कर लिया कि ये संस्था के साथ इंटरपोल को जुड़ना चाहिए। किस तरीके से असिस्ट कर पाएगा NFSU? जिस तरीके से आपने बताया कि इतनी संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेट करता है इंटरपोल, लेकिन फॉरेंसिक में ये इकलौती एक संस्था रहेगी, तो उनके लिए क्या स्किल सेट बढ़ पाएगा? उनको, क्योंकि आजकल क्या हो गया, क्रिमिनल्स हैव बिकम मोर एडवांस, तो ये तो अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम हो गए। तो इस सिचुएशन में काफ़ी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं इनके पास अच्छी फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो इन लोगों को ट्रेनिंग दे के थ्रू इंटरपोल हमारे पास आएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, फॉरेंसिक का इम्पोर्टेंस समझाएंगे, बताएंगे, और इनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देंगे कि टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन किस तरह होता है। फॉरेंसिक्स में किस तरीके से इंटरपोल और एडवांस हो सकता है, वैसा एक स्किल सेट NFSU इंटरपोल के अधिकारियों के लिए ऐड कर सकेगा। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं मेघना देव, DD न्यूज़, गांधीनगर। और एमपॉक्स वायरस ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। अफ्रीकी देश के बाद अब ये अन्य देशों में फैलने लगा है। पाकिस्तान में इस साल का पहला एमपॉक्स का मामला सामने आया है। हाल ही में सऊदी अरब से लौटे एक शख्स में इस वायरस की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस वायरस को कोई नया वेरिएंट देश में नहीं आया है। इससे पहले अफ्रीका से बाहर स्वीडन में भी एमपॉक्स के पहले केस की पुष्टि हुई है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स को विश्व स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, एक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क से फैलती है। एमपॉक्स पर अपोलो अस्पताल के आंतरिक चिकित्सा विभाग के डॉक्टर एस चटर्जी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये एक वायरल बीमारी है जिसके लक्षण दाने, बुखार, गले में खराश, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा और सूजी हुई लिम्फोनोड्स आदि हो सकते हैं। एमपॉक्स, जिसको कि पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, एक वायरल बीमारी है। ये पहले अफ्रीका में ही लिमिटेड होता था, बट इस बार ये दूसरे देशों में भी पाया जा रहा है। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिजीज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया है। ये मेनली गले में खराश, बदन में दर्द, सर दर्द, पर उसके बाद बॉडी में रैश या ब्लिस्टर बनते हैं और लिम्फ नोड की गांठें बनती हैं शरीर में। ये किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, पर जिनकी इम्यूनिटी कम है उसमें ये ज़्यादा सीरियस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। पेरिस में होने वाले पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरालंपिक दल रवाना हुआ। भारतीय टीम में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कैनोइंग, साइकिलिंग, ब्लाइंड जूडो, पावर लिफ्टिंग, रोइंग, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस और ताइक्वांडो सहित 12 खेलों में 84 एथलीट शामिल हैं। ये पैरालंपिक में भारत का सबसे बड़ा दल है। इससे पहले भारतीय पैरालंपिक समिति और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा भारतीय दल के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। और अब आप देखिए मौसम का मिजाज। फिलहाल हमें यही अनुमति दीजिए, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।